अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिमेंशिया सीरीज की ये हमारी आखिरी वीडियो है। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक अल्जाइमर डिजीज और उस जैसी जो दूसरी बीमारियां हैं, मसलन फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, लूई बॉडी डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया वगैरह, जो हम अपने गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, उसमें जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं उनका जिक्र है। और नंबर दो, कुछ बहुत अहम सवालात के जवाब दिए हैं इस वीडियो में हमने, जो कि अमूमन हमसे पूछे जाते हैं और उन सवालात का जवाबों का मरीजों के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए जानना बहुत जरूरी है। डिमेंशिया के मरीज के इलाज में दो तरह की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। एक वो जो याददाश्त में बेहतरी लाती हैं और दूसरी वो जो डिमेंशिया के मरीज में नफ्सियाती मसाइल को बेहतर करती हैं। स्क्रीन पर आप जो 4 दवाइयां देख रहे हैं, ये याददाश्त में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल है। याद रखिएगा कि ये दवाइयां कोई आम दिमाग के टॉनिक नहीं है जिनको कोई बच्चा, जवान या नौजवान अपनी याददाश्त में बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नो, नॉट एट ऑल। ये खास दवाइयां हैं जो सिर्फ अल्जाइमर डिजीज और उस जैसी दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें जो शुरू की 3 दवाइयां हैं वो अमूमन शुरू के स्टेजेस में दी जाती हैं, जिसको हम माइल्ड टू मॉडरेट डिमेंशिया कहते हैं। ये डॉक्टर की अपनी चॉइस और मरीज की कैफियत, मार्केट में दवाई की अवेलेबिलिटी और उसकी कॉस्ट, सस्ती या महंगी, के ऊपर होता है कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। जबकि चौथे नंबर वाली दवाई को अमूमन एडवांस स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मॉडरेट टू सीवियर डिमेंशिया कहते हैं। मैंने डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसन ये एक चार्ट बनाया है जिसमें बताया है कि कौन सी दवाई कैसे शुरू की जाए, कितनी दी जाए, कब बढ़ाई जाए और किस दवाई की मैक्सिमम डोज क्या होगी। 3 बातें मैं चाहूंगा कि इस ज़मन में जरूर ज़हन में रखें ये डॉक्टर हजरात। एक, दवाइयां अकेली भी दी जा सकती हैं और अगर फायदा नजर ना आए तो 2 या 3 दवाइयों को मिलाकर भी दिया जा सकता है। खुसूसन अगर नंबर 4 वाली दवाई, जिसका नाम मेमेंटीन है, को दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर दिया जाए तो ज्यादा फायदा देखा गया है। दूसरी बात, जब आप दवाई की डोज को बढ़ाएं तो कम से कम 6 हफ्ते जरूर उस डोज पर रखें। अगर फायदा नजर ना आए तो फिर मैक्सिमम डोज पर आप जा सकते हैं। और तीसरी बात यह कि ये दवाएं याददाश्त के साथ साथ मरीज के मूड को भी कुछ हद तक बेहतर करती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज़ औक़ात सिर्फ इन्हीं दवाओं से ही मरीज के हल्के फुल्के नफ्सियाती मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन दवाइयों की जो कि मरीज के उन मसाइल में हमें मदद करती हैं जो कि नफ्सियाती मसाइल जिनको हम कहते हैं, मसलन गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हेलुसिनेशन यानी चीजों का नजर आना या आवाजों का सुनाई देना। ये चीजें ना आपको नजर आ रही है ना आवाजें आपको सुनाई दे रही है, लेकिन सिर्फ मरीज को इसका तजुर्बा होता है, उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। डिल्यूजन्स यानी मरीज के अंदर अजीब अजीब ख्यालात और वहम का आ जाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन और नींद की कमी वगैरह। मैंने अपनी प्रैक्टिस में नाजरीन एक चीज देखी है कि मरीज की फैमिली कई मरतबा इन नफ्सियाती मसाइल से ज्यादा परेशान होती है और चाहती है कि ये मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाएं, क्योंकि इनकी वजह से घर के बाकी लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 किस्म की दवाइयां नजर आ रही हैं जो कि हम इन नफ्सियाती मसाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला ग्रुप एंटीसाइकोटिक है जो कि गुस्सा, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा ग्रुप एंजियोलाइटिक है, जब मरीज बहुत ज्यादा बेचैन रहे, परेशानी का इजहार करे, नींद की कमी का मसला रहे तो उसमें हम देते हैं। जबकि तीसरा ग्रुप एंटी डिप्रेसेंट है, ये उस वक्त की जाती है जब डिप्रेशन की अलामात हो, जैसे कि मरीज मायूस रहे, चुप रहे, ज्यादा इंटरेस्ट ना ले अपने आसपास के लोगों में। दवाइयों के बाद अब हम बात करते हैं उन 6 सवालों की जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उनका समझना हर मरीज और उनकी फैमिली के लिए जरूरी है ताकि आप बेहतर तरीके से इस बीमारी और उससे जुड़े अहम मसाइल को समझ सकें। पहला सवाल, डिमेंशिया के लिए कौन सा डॉक्टर सबसे ज्यादा मौजू है? न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या कोई भी आम डॉक्टर? देखिए, साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों अथॉरिटी रखते हैं कि वो डिमेंशिया के मरीज का इलाज करें, लेकिन पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि डिमेंशिया के मरीज को सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि डिमेंशिया के कई असबाब होते हैं
जो कि न्यूरोलॉजिस्ट का ही डोमेन होता है, उसी का दायरा इख्तियार में आते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट को ही पता होता है कि इनको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे डायग्नोज करना है और उसका कैसे इलाज करना है। हाँ, अगर जब मरीज को नफ्सियाती मसाइल का सामना हो तो एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को भी इस टीम का हिस्सा बना देना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या डिमेंशिया की दवाइयां डिमेंशिया को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, मरीज मुकम्मल तौर से सही हो जाता है? जवाब है नहीं। डिमेंशिया की बीमारी का कोई हतमी इलाज नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। और ये बात मैं अल्जाइमर डिजीज और उस जैसी और बीमारियों के बाबत कह रहा हूं। ये बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती हैं। डिमेंशिया की दवाइयों से मरीज की याददाश्त में बेहतरी आती है, जिसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और रोजमर्रा के काम करने में बेहतरी आती है। लेकिन चूंकि ये बीमारियां यानी अल्जाइमर और जैसी दूसरी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए शुरू में तो इन दवाओं से हमें लगता है कि मरीज को फायदा हो रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको लगता है कि अब इन दवाइयों से कोई खातिर खा फायदा नहीं हो रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मरीज को गाहे बगाए अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते रहें, ताकि वो उनकी दवाइयां एडजस्ट करते रहें। तीसरा सवाल, क्या डिमेंशिया की दवाइयों से हर मरीज को फायदा होता है? इसका जवाब है नहीं। देखिए, इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर मरीज दूसरे मरीज से मुख्तलिफ होता है, इसलिए किसी को ज्यादा फायदा, किसी को कम फायदा और किसी को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। दूसरी बात यह भी है कि मरीज को दवाइयां किस स्टेज पर शुरू करवाई गई हैं। अगर इब्तिदा में, जिसको हम कहते हैं माइल्ड डिमेंशिया था, उस वक्त इस्तेमाल की गई, या एडवांस स्टेज में जब जिसके लिए हमने सीवियर डिमेंशिया कहा, उस वक्त इस्तेमाल की गई। अमूमन शदीद डिमेंशिया या सीवियर डिमेंशिया में मरीजों को कम फायदा देखा गया है। इसलिए जरूरी है कि अपने मरीज के डायग्नोसिस और इलाज जल्द शुरू करवाएं, जैसे ही आपको लगे कि उनके अंदर डिमेंशिया की अलामत जाहिर हो रही हैं। रिसर्च ये बताती है कि हर 100 में से 30 मरीज डिमेंशिया की दवाई से बेहतर होते हैं। और अगर डिमेंशिया की दवाइयों को मिलाकर दिया जाए, खुसूसन मेमेंटिन को, तो ये बेहतरी 40 से 50% तक बढ़ जाती है। चौथा सवाल, अगर डिमेंशिया की दवाइयों से बाज़ाहिर फायदा नजर न आ रहा हो तो क्या इनको बंद कर देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है कि जो मरीज अमूमन पूछते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि इन दवाओं के देर पा नताइज भी देखे गए हैं नाजरीन, जिसमें ये डिमेंशिया की बीमारियों को कुछ स्लो कर देती है, जिसकी वजह से वो वक्त जब मरीज बीमारी की शिद्दत के बाइस चेयर या बेड पर आ जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शदीद मुतासिर हो जाती है। वो पीरियड, वो वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। इसलिए इन दवाइयों से अगर याददाश्त में बेहतरी ना भी आ रही हो तो इनको जारी रखना चाहिए। पांचवा सवाल, अगर डिमेंशिया की 1, 2 या 4 दवाइयां मरीज ले रहा है और अब वो बिल्कुल बेड पर आ गया है, ऐसा होता है कई दफा हमारे पास मरीज आते हैं और वो बिल्कुल बेड पर एडवांस स्टेज में होता है और 3-4 दवाइयां ले रहा होता है, तो उस वक्त ये सवाल उठता है और मरीज पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप तो वो बिल्कुल बेड से लग गए, अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं और ये एडवांस स्टेज ही होता है, तो क्या हम दवाइयां जारी रखें? तो इसके लिए नाजरीन मैं कहूंगा कि इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। इसमें हम इनफरादी तौर पर फैसला करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस एडवांस स्टेज वाले मरीज जो होते हैं डिमेंशिया के लिए, उनके लिए कहता हूं कि कम से कम एक दवाई, खुसूसन मेमेंटिन को जरूर जारी रखें, बाकी चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। और अब है छठा और आखिरी सवाल। ये सवाल मरीज के लिए नहीं है, बल्कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या मौरूसी बीमारी हो सकती है? अगर हमारे वालिद वालदा, दादा दादी या नाना नानी में से किसी को हुई है तो क्या आगे चलकर विरासत की वजह से क्या हम भी इसका शिकार हो सकते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कुछ पॉइंट्स की मदद से आपको इसे समझाऊं। पहला पॉइंट, हर वो शख्स जो 65 साल की उम्र को पहुंचता है, उसके फैमिली में चाहे अल्जाइमर डिजीज हो या ना हो, सिर्फ इस उम्र की वजह से उसको रिस्क रहता है। और पूरी दुनिया में इसके जितने भी रिस्क फैक्टर है अल्जाइमर डिजीज में, सबसे ज्यादा रिस्क ये उम्र ही है। दूसरा पॉइंट, फिर इस बढ़ती उम्र के साथ
अगर कुछ मजीद चीजें शामिल हो जाएं तो आपके अल्जाइमर डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे। उनमें से एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। इसमें यह जरूरी नहीं कि उसके जीन्स आपके अंदर आ जाएंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा अहम चीज जो देखी गई है वो ये है कि उस फैमिली में उनका माहौल और तर्ज जिंदगी, जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, वो कैसा चल रहा है। मसलन वहां पर शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, उस फैमिली में ओवरवेटिंग या मोटापा तो नहीं है, उस फैमिली के लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का शिकार तो नहीं है जिसमें ना वो वॉक करते हैं ना वो वर्जिशें करते हैं, उस फैमिली में सिगरेट नोशी या शराब नोशी की आदत तो नहीं पाई जाती। अगर ये लाइफ स्टाइल और तर्ज जिंदगी है तो फिर आपका रिस्क अल्जाइमर डिजीज का होने का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्जाइमर और उस जैसी दूसरी डिजीज ना हो तो आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारनी होगी। इसके साथ हम इस सीरीज को यही खत्म करते हैं। आप अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। इन मालूमात को लोगों के साथ सदका जारिया की नीयत से जरूर शेयर किया करें। अपने प्यारों का और इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।